नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस इजी है में। मैं हूं विनय और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो आपके रीड का सिलेबस का तो हिस्सा है ही, साथ ही में दोस्तों ये टॉपिक तो आपका बहुत नॉर्मल है। गति के नियम में से तो आपके प्रश्न आते ही आते हैं, क्योंकि गति हमारा पोर्शन चल रहा था तो हमने क्या किया है, इस वाले पोर्शन को भी कवर कर लिया है कि भाई गति जो आपके सारी वीडियोज है वो एक साथ ही हो जाए। तो यहाँ आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे गति और उससे संबंधित नियमों के बारे में। अगर आपने अभी तक गति की परिभाषा, उसके मात्रक, प्रकार, जो भी चीजें थी उनके बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जरूर पढ़ लें। फिर दोस्तों हमारे पास आता है गति के नियम। तो आज मैं आपको गति के नियमों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूं। हो सकता है आपने पहले भी गति के नियम पढ़े हो, लेकिन दोस्तों इस बात को आप एक बार मान कर देखिए कि आज की क्लास के बाद, आज जब आप गति के नियम पढ़ लेंगे तो आज की क्लास के बाद आपको इनको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है भाई। तो चलो शुरू कर देते हैं भाई गति के नियम। तो सबसे पहले तो बात आती है भाई कि गति के जो नियम थे वो कब दिए गए। पहली बात, कितने दिए गए। चलो कितने की बात कर लेते हैं। तो भाई इनकी संख्या कितनी है, तो गति के नियमों की संख्या है भाई 3। बिल्कुल सही। गति के कुल कितने नियम हैं, मात्र 3 नियम हैं। ठीक है, बात करें इनकी किसके द्वारा। ठीक है भाई, पहले फैक्चुअल बात कर लेते हैं। तो गति के नियम किसके द्वारा दिए गए भाई, बिल्कुल सही, ये सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम परिभाषित किए गए, जो कि हमारे भौतिकी के क्या है भाई, जनक भी हैं। फिजिक्स के जो फादर है वो सर आइजैक न्यूटन है। ठीक है भाई, तो किसके द्वारा, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। तीसरी चीज आती है भाई कब। तो कब दिए गए, सन आप याद रख लें, क्योंकि कई बार छोटे एग्जाम्स में भाई सन आ ही जाती है। तो सन 1687 में। कब दिए गए भाई, सन 1687 में। और चौथी जो बात है वो दी गई भाई किस में, यानी इन जो नियम है, इन नियमों का जो बखान है, जो वर्णन है, जो प्रकाशन है, वो किस बुक में किया गया है। तो वो बुक है भाई आपकी प्रिंसिपिया। ये प्रश्न तो आपसे कई बार पूछते हैं कि न्यूटन के जो नियम है गति के वो किस बुक में दिए गए हैं, प्रिंसिपिया बुक। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन तो आपको बड़े आसान तरीके से समझा दिए भाई। जो गति के नियम की जो शुरुआत है, जो बेस है, वो यहीं से बनता है कि इनकी संख्या कितनी है, 3। ये किसके द्वारा दिए गए, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। कब दिए गए, तो सन 1687 में। और ये किसमें दर्ज है, किसमें दिए थे सर आइजैक न्यूटन ने, तो ये प्रिंसिपिया नामक बुक में इन्होंने अपने नियम दिए थे। ठीक है भाई, यहां एक बार मैं तीनों नियमों के नाम भी आपके लिए लिख देता हूं भाई। देखो पहला नियम है, इसको बोलते हैं गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। ठीक है, चलो हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं भाई गति का प्रथम नियम। इसी तरीके से गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। तो ये तो इनके साधारण नाम हो गए क्रम के आधार पर भाई। पहला, अब ऐसी बात है कि भाई जो पहले नंबर पर है ना, उसको हम पहला नियम कह रहे हैं, हमेशा उसको प्रथम नियम ही कहा जाएगा। दूसरे स्थान पर जो है वो दूसरा नियम, और तीसरे स्थान पर जो है क्रम से वो तीसरा नियम है। तो यहां हम सबसे पहले गति के प्रथम नियम की चर्चा करते हैं बिना टाइम गवाए। दोस्तों वैसे तो गति का जो प्रथम नियम है ना, उसका नाम ऐसे ही दे दिया नॉर्मल, गति का प्रथम नियम। लेकिन इसका एक और नाम आप दे सकते हो, वो है आपका जड़त्व का नियम। किसका नियम, जड़त्व का नियम। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस जो गति का प्रथम नियम है, इसमें किसके बारे में बताया जाएगा, जड़त्व के बारे में बताया जाएगा। ठीक है भाई, आपको जड़त्व यानी इनर्शिया के बारे में बताया जाएगा। तो इसलिए इसका नाम बदल के क्या कर दिया, जड़त्व का नियम। अब चाहे आपसे एग्जाम में प्रथम नियम पूछे या जड़त्व का नियम पूछे, क्या है, चीज समान ही है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो क्या है कि तीनों के तीनों नियम सर आइजैक न्यूटन ने ही प्रकाशित किए थे, छपवाए थे। लेकिन दोस्तों जो ये प्रथम नियम है, इसमें न्यूटन के साथ साथ एक वैज्ञानिक का और नाम मिलता है, और वो है सर गैलीलियो। आपने पढ़ा होगा गैलीलियो के दूरदर्शी भी आते हैं भाई। इसके अलावा गैलीलियो ने गति के तीनों समीकरण दिए थे। जो समीकरण होते हैं ना, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे जो 3 समीकरण है उनकी चर्चा भी हम करेंगे लास्ट में। तो वो समीकरण गैलीलियो ने दिए थे, साथ ही गैलीलियो ने गति के प्रथम नियम में न्यूटन का साथ दिया था। तो यहां हम बात कर सकते हैं कि गैलीलियो किस नियम से संबंधित है भाई, तीनों में से
तो वो गति के प्रथम नियम से संबंधित है। ठीक है भाई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि गति का प्रथम नियम या जड़त्व क्या होता है। तो सबसे पहले यहां हेडिंग डाल देते हैं नंबर 1, जड़त्व क्या है भाई। और इसी से शुरुआत होती है भाई आपके गति के प्रथम नियम की। आपको अगर गति का प्रथम नियम सीखना है तो भाई जड़त्व के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, देखो गति का प्रथम नियम हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं आपको जड़त्व के बारे में बताना चाहूंगा भाई। तो क्या होता है जड़त्व? हाँ भाई देखो, जड़त्व का मतलब है जड़। क्या लिखा हुआ है? जड़। यानी भाई जो भी कोई वस्तु है वो उसी जड़ में रहना चाहती है, उसी स्थिति में रहना चाहती है। ये उस वस्तु का क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो भाई कि कोई भी पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में, तो वो पत्थर उसी स्थान पर रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई क्या ना लगाया जाए, बल ना लगाया जाए। ठीक है, ऐसा ही तो रहेगा। तो वस्तु हमेशा अपनी स्थिति में ही बनी रहना चाहती है भाई। इसको क्या कहते हैं अपन? इसी को बोलते हैं हम जड़त्व। यानी हर वस्तु अपनी स्थिति में बने रहना चाहती है और जब भी कोई इसमें परिवर्तन करेगा ना तो उसका विरोध करेगी। यही तो उसका जड़त्व है। जैसे मान लो भाई कोई ट्रक जा रहा है, इस तरीके से कोई कार जा रही है, कोई ट्रक जा रहा है, ये रहा भाई। ठीक है, ये कार या ट्रक क्या कर रहा है? अब की बार गति कर रहा है। तो गति करता हुआ कार या ट्रक लगातार चल रहा है। इसके सामने जो भी कोई आदमी आएगा भाई, ठीक है, ये कोई आदमी है, इसके सामने आ गया है, तो ये क्या करेगा? इसको कुचलते हुए आगे बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब जो भी इसकी गति का विरोध करेगा ना, वो क्या करेगा? या तो खुद खत्म हो जाएगा या फिर इसको नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, हर एक वस्तु में ऐसा ही होता है। अगर कोई पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, आप इस पर चोट लगाओगे भाई, तो या तो आपका पैर क्षतिग्रस्त हो जाएगा, पैर में लग जाएगी, या फिर ये पत्थर को कोई ना कोई हानि पहुंचेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाए कि भाई गतिशील वस्तु हमेशा गतिशील ही रहती रहे और जो पत्थर है स्थिर वस्तु वो हमेशा स्थिर ही रहे, तो इसी को बोलते हैं अपन क्या? जड़त्व बोलते हैं। यानी जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी में रहती है, ये वस्तु का जड़त्व का गुण होता है। ये हर वस्तु में होता है। अगर कोई पंखा घूम रहा है तो फिर वो घूमना ही चाहता है भाई, ये उसका क्या है? जड़त्व है। अगर कोई पेन रखा हुआ है तो फिर ये रखा रहना ही चाहेगा, इसकी इच्छा है भाई हमेशा रखे रहना ही, क्योंकि इसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, इसलिए इसको भी क्या बोल दिया? इसका जड़त्व। तो जड़त्व दो प्रकार का हो गया भाई। एक तो है स्थिर अवस्था का जड़त्व, स्थिर अवस्था का जड़त्व, और दूसरा है अपना गतिशील अवस्था का जड़त्व। शायद आप समझ गए होंगे भाई दोनों को, कि कोई वस्तु ऐसी है जो हमेशा स्थिर है और वो स्थिर ही रहना चाहती है भाई। स्थिर अवस्था में जो वस्तु का क्या है? जड़त्व है, वो तो स्थिर अवस्था का जड़त्व हो गया। और कोई वस्तु गतिशील है और वो गतिशील ही रहना चाह रही है, तो वो उसका कौन सा जड़त्व हो गया? गतिशील अवस्था का जड़त्व हो गया। तो ये बात हो गई भाई किसके बारे में? जड़त्व के बारे में। अब इस जड़त्व को ही आगे बढ़ाकर कौन सा नियम बनाएंगे हम? गति का प्रथम नियम। देखिए कैसे भाई। हाँ भाई, तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं हम गति का प्रथम नियम क्या कहता है। ठीक है भाई, जड़त्व किससे संबंधित है? गति के प्रथम नियम से, इसीलिए इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो भाई गति का प्रथम नियम हमसे यही बात वापस दोहराता है। हमसे कहता है कि भाई कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, अगर ये स्थिर अवस्था में है तो ये स्थिर ही रहना चाहेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है? खुद का जड़त्व है। कब तक स्थिर रहना चाहेगी? जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी जब तक कि कोई आदमी इस पर आकर धक्का नहीं मारेगा भाई, इस पर कोई ना कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तब तक ये क्या रहेगी? स्थिर ही रहेगी। इस अवस्था को ही क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गति का प्रथम नियम। यानी कोई वस्तु जो स्थिर अवस्था में है वो स्थिर ही रहना चाहेगी, क्योंकि उसके पास जड़त्व है। कब तक स्थिर रहना चाहेगी? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ठीक है, सेम इसी तरीके से कोई वस्तु अगर गतिशील है तो यह वस्तु गतिशील ही रहना चाहेगी तब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। मान लो कोई भाई कार गतिशील है और इसके सामने अचानक से क्या आ जाए? कोई पहाड़ आ जाए,
कोई बहुत बड़ा पहाड़ आ जाए और कार सीधी इसमें जाकर भिड़ जाए भाई। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि ये वस्तु गतिशील रहना चाहती थी। अगर ये वस्तु गतिशील रहना चाहिए और इसके बीच में कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स आके खड़ा हो गया, इसने उसके ऊपर जो बल लगाया भाई टकराने के टाइम पे, तो वो बल ही क्या है, वो इसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। यानी कि जो वस्तु स्थिर थी वो तो गतिशील हो गई, फिर जब इस पर क्या लगाया गया, बल लगाया गया। और कोई वस्तु जो गतिशील थी वो अब स्थिर हो चुकी है जब इस पर क्या लगाया गया, बल लगाया गया। तो साधारण भाषा में बात करें तो जब भी किसी वस्तु को अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, विराम में है यानी कि विराम में है, स्थिर अवस्था विराम में है, और यदि वो गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य कार्य, बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई भाई किसकी, गति के प्रथम नियम की। मैं भाई लिखवा नहीं रहा, आपको मैंने 2 बार परिभाषा बोल दी, आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई वस्तु गतिशील या स्थिर अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ये होता है गति का प्रथम नियम। अब बात आती है भाई इसके उदाहरणों की। अब आपको क्या करना है, उदाहरण रटने नहीं है भाई, हो सकता है कोई नया एग्जाम्पल भी बन के आ जाए, आपको परिभाषा को ध्यान में रखना है और फिर चाहे कोई सा भी उदाहरण आपसे पूछे। देखो कैसे, भाई सबसे अच्छा एक उदाहरण मैं आपको फर्स्ट नंबर पे लिख देता हूं। देखो कैसे कि भाई जब भी जो पेड़ होता है, ये रहा पेड़, ठीक है, और इसमें भाई क्या लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। तो जैसे ही इस पेड़ को हिलाया जाता है, अब वो हिलाने का कार्य भाई हवा भी कर सकती है, आपका डंडा भी कर सकता है और आप हाथों से भी इसको हिला सकते हो। कहने का मतलब कि जब ये फल इसमें लगे हुए थे और जब ये पत्तियां क्या थी, स्थिर अवस्था में थी, तो ऐसी स्थिति में तो पूरा पेड़ ही स्थिर था, यानी कि इसमें स्थिर अवस्था का जड़त्व था। लेकिन जैसे ही आपने पेड़ को गतिशील किया तो आपने पेड़ के ऊपर तो बाह्य बल लगा दिया। अब हमसे गति का प्रथम नियम कहता है कि जब भी बाह्य बल लगाया जाएगा तो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी ये वस्तु तो क्या हो गई, गतिशील हो गई, लेकिन इसके अंदर भाई अभी भी गति उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि इसको थोड़ी हिलाया था आपने। तो फल या पत्तियों के अंदर गति उत्पन्न नहीं हुई और वो कौन सी स्थिति में रहना चाहते थे, विराम अवस्था में। इसीलिए मान लो भाई ये तो क्या है, गतिशील अवस्था में है, और अगर ये विराम अवस्था में रहना चाहता है तो आप इसको धक्का मारकर डूब कर दो, ये नीचे गिर जाएगा। समझ गए बात को। तो भाई इसी वजह से जो फल है या जो पकी हुई पत्तियां हैं पीली पड़ी हुई, वो क्या हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, तो वृक्ष को हिलाने पर पत्तियों या फलों का नीचे गिर जाना किस नियम का उदाहरण है भाई, गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। पहला एग्जांपल समझ में आ गया, मैं लिख देता हूं, वृक्ष को हिलाने पर पत्तियों या फलों का टूटना। ठीक है, अब चाहे लिखो या फिर आप समझ भी सकते हो, तो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। दूसरा उदाहरण देखो भाई, बहुत अच्छा उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखते हैं भाई, सेम ऐसा ही उदाहरण है क्योंकि गति के प्रथम नियम के उदाहरण है। भाई ये कोई गिलास है और गिलास के ऊपर एक गत्ता रखा हुआ है, ठीक है, और गत्ते के ऊपर रख दिया मैंने एक सिक्का। तो जैसे ही हम इस गत्ते के ऊपर इस तरीके से मारते हैं, तेज वेग से धक्का मारते हैं, तो यह तो आगे निकल जाता है क्योंकि प्रारंभ में तो गति ना तो सिक्का गति में था और ना ये गत्ता गति में था, कोई भी मोशन नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने इस गत्ते पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो ये तो मोशन करने लग गया। और ये जो तुम्हारा सिक्का था इसके अंदर मोशन नहीं हुआ क्योंकि ये स्थिर अवस्था में रहना चाह रहा था, इस पर तो आपने फोर्स नहीं लगाया। तो इसीलिए अगली स्थिति में क्या होगा कि भाई जो गत्ता है वो गत्ता तो इस तरीके से नीचे गिर जाएगा धक्का लग के, और जो सिक्का है वो इस गिलास के अंदर आ जाएगा। ऐसा ही होता है जब टेबल या मेज पर आप कोई कपड़ा बिछा दे, कोई कागज रख दे और उसके ऊपर एक गिलास रख दे कांच का, और आप झटके से कागज को हटा लें तो गिलास वहीं पर रुक जाता है अपने स्थान पर। क्या है उसका उदाहरण, वो भी गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। ठीक है, इसको लिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे भी इनको समझ सकते हो भाई, समझना इंपॉर्टेंट है, देखो लिखना नहीं। अगला देखो भाई, नंबर 3। अब चाहे इससे संबंधित कोई से भी उदाहरण आए भाई, आप फटाफट से इनको आप अपने नियम से जोड़े और आंसर बताएं। देखो तीसरा नियम हमसे कहता है भाई कि जब भी कोई कंबल है, ये क्या है, कोई कंबल है और इसके अंदर भाई धूल के कण पड़े हुए हैं,
ये जब तक स्थिर अवस्था में था तब तक तो कोई बात नहीं, इसके अंदर धूल आराम से भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर एक डंडे से पीटना स्टार्ट किया, आपने क्या किया, इस डंडे से इस कंबल को पीटना स्टार्ट किया, तो पीटते ही जो धूल के कण हैं वो भाई क्या हो जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे इस तरीके से। ये क्यों हुआ, क्योंकि भाई वस्तु जो कंबल थी वो और उसके कण स्थिर अवस्था में थे, वो गति नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने उसके ऊपर बाह्य बल लगाया, तो बाह्य बल के कारण कंबल गतिशील हुआ और कण अपने स्थान पर ही रुकना चाह रहे थे। इस वजह से उन्हें क्या करना पड़ा, कंबल के पास ही निकलना पड़ा और हवा उनको क्या ले गई, उड़ा के ऊपर की ओर ले गई। तो ये हो गया आपका तीसरा उदाहरण। ठीक है भाई, अगला देखो नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण, इसको हटा देते हैं भाई। अगला है नंबर 4 भाई, कौन सा उदाहरण है, देखो कि जब भी कोई कांच की खिड़की है भाई और इस कांच की खिड़की में बंदूक से गोली मारी जाती है, तो बंदूक से गोली मारने पर तो एक इतना सा छेद होता है और गोली पार निकल जाती है। लेकिन अगर यही काम किसी पत्थर से किया जाए तो भाई ये कांच क्या हो जाएगा, टूट जाएगा पूरा के पूरा। ऐसा ही तो होता है, आपसे पूछेगा कि किसी गोली को मारने से कांच में केवल एक छेद होता है या टीवी में एक छेद होता है, जबकि अगर हम वही काम पत्थर से करते तो पत्थर से पूरी टीवी या पूरा कांच ही टूट जाता। ऐसा इसलिए होता है भाई क्योंकि जब ये पूरा कांच क्या था, स्थिर अवस्था में था, तो इसके ऊपर यहां से क्या किया गया, कोई वेग वाली वस्तु डाली गई, यानी वेग से क्या किया गया, इसको तोड़ने की कोशिश की गई। उस समय पत्थर का तो वेग कम था लेकिन गोली का वेग अत्यधिक था, तो अत्यधिक वेग से गोली अपने वाले हिस्से को कहां ले गई, अपने साथ ले गई। बाकी हिस्से पर उसने वार ही नहीं किया था, इसलिए बाकी हिस्सा तो विराम अवस्था में ही रहा, स्थिर अवस्था में ही रहा, और जो उसके संपर्क में आया वो गतिशील होकर उसके साथ चला गया। लेकिन यहां पर भाई जब मोटा पत्थर फेंका गया था तो उसके संपर्क में जो क्षेत्रफल आया उसकी संख्या ज्यादा हो गई। कारण क्या था कि उसका वेग कम था, वो वेग इस हिस्से को, इस जड़त्व को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं था, यानी वो इस जड़त्व को तोड़ नहीं पाया, इस वजह से उसने पूरे हिस्से को ही खत्म कर दिया। तो ये उदाहरण भी होता है भाई आपका गति का प्रथम नियम का उदाहरण। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण मैंने आपको बताए हैं और बार बार एग्जाम में यही पूछता है आपसे। ठीक है, तो गति का प्रथम नियम हुआ हमारा समाप्त। अब बात करते हैं गति के दूसरे नियम की। भाई मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं हिंदी में, क्योंकि मैं इतनी धीरे बोलता हूं, आप चाहें तो इसको बार बार सुनकर भी समझ सकते हैं। अगर आप लिखना ही चाहते हो तो भी आप, मैं बोलता हूं उसको आप लिख सकते हो, क्योंकि दोस्तों लिखने से वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ऐसी स्थिति में। तो यहां आप चाहें तो या तो आप इसको बिना लिखे ही समझ सकते हो, एग्जाम्पल है, और अगर लिखना भी चाहो तो आप इसको मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं उस तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गति का दूसरा नियम। और भाई इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गति का दूसरा नियम। तो गति का दूसरा नियम एकमात्र व्यक्ति न्यूटन जी के द्वारा ही दिया गया था, इसमें कोई गैलीलियो नहीं था भाई साथ में। तो गति का जो दूसरा नियम है, इसका नाम अगर आपसे पूछे तो भाई इसको हम संवेग आवेग का नियम कहते हैं। संवेग आवेग का नियम, यानी जो संवेग और आवेग की चर्चा की गई है ना कहीं पर भी अगर विज्ञान में, तो वो चर्चा आपकी गति के दूसरे नियम में की गई है। दूसरी चीज, बल की परिभाषा अगर कहीं पे दी गई है, अगर बल की परिभाषा या सूत्र कहीं पे निकाला गया है तो वो भी आपका गति के दूसरे नियम में ही निकाला गया है। एग्जाम में पूछी गई है दोनों चीजें कि बल की परिभाषा या सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है, तो भाई गति के दूसरे नियम से। संवेग या आवेग की परिभाषा कहां से मिलती है, तो भी गति के दूसरे नियम से। तो देखो, इसको पढ़ने से पहले हमें इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ना होगा, कम से कम संवेग के बारे में तो पढ़ना ही होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको संवेग पढ़ा देता हूं। संवेग यानी मोमेंटम। ठीक है, संवेग यानी मोमेंटम। देखो भाई, संवेग होता क्या है वास्तव में। देखो, बात हम करें भाई कि एक व्यक्ति यहां पर रास्ते में खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां से गुजर रही है कोई साइकिल। ठीक है भाई, यहां से कोई साइकिल चलाता हुआ एक आदमी गुजर रहा है। अब आप देखोगे कि अगर ये साइकिल बिल्कुल धीरे चल रही थी, इसका जो वेग था वो अत्यंत कम था,
तो ऐसी स्थिति में ज्यादा कुछ होगा नहीं, ये साइकिल इससे टकराएगी और साइकिल गिर जाएगी, हो सकता है आदमी भी गिर जाए। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर यही काम भाई क्या किया जाए कि साइकिल की स्पीड बढ़ा दी जाए, साइकिल का वेग क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है इस व्यक्ति को क्या लगे, चोट लग जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। यही चीज मैं आपको ट्रक के साथ भी बता सकता हूं भाई। ये कोई ट्रक है और ट्रक इस तरफ गतिशील है, यहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। अगर ये ट्रक भाई इसके पास में बिल्कुल खड़ा हुआ था और एक बिल्कुल मामूली सा धक्का मारे, बिल्कुल मामूली सा, जैसे यहां पर आप खड़े हुए हो और आपसे ट्रक ने या किसी कार ने इस तरीके से धक्का मारा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप सड़क पे गिर जाएंगे और वो रुक गया ट्रक। ठीक है, अरे रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा भाई। ठीक है, तो ट्रक नीचे उसके पास में खड़ा हो गया तो आप ज्यादा से ज्यादा गिर जाओगे। लेकिन अगर इतना ही धक्का ये ट्रक वेग के साथ आपको मारता, यानी कोई ना कोई वेग होता, स्पीड से आता और फिर आपको धक्का मारता, तो भाई साहब क्या होता आप सभी को पता है। तो इन दोनों उदाहरणों में ही आपका संवेग छुपा हुआ है। देखो, संवेग का जो सूत्र होता है, संवेग को P से तो भाई हम डिनोट करते हैं, स्मॉल p से, और संवेग होता है किसी भी वस्तु का द्रव्यमान इंटू वेग, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणन, द्रव्यमान यानी वजन, वेग का गुणन ही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। अब देखो यहां पर बात हुई कि इन स्थितियों में वस्तु का द्रव्यमान तो समान ही था भाई। अरे जब साइकिल जब पहली बार चल रही थी तब भी उतने ही किलो की साइकिल थी, दूसरी बार भी उतने ही किलो की साइकिल थी, लेकिन काम किसने किया, वेग ने किया, क्योंकि द्रव्यमान तो चेंज नहीं होता, वेग बदला। तो जैसे ही वेग बदला तो भाई साहब पी भी क्या हो गया, बदल गया था। यानी कि संवेग एक ऐसी राशि है जो वस्तु के द्रव्यमान और रेखीय वेग का गुणा होती है। ठीक है, आ गया समझ में कि ये जो टक्करें होती हैं ये सब संवेग के कारण ही होता है। ठीक है भाई, क्योंकि वेग बढ़ने से उसका संवेग भी बढ़ता है, द्रव्यमान तो वस्तु का स्थिर ही रहता है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज आपको समझ में आई। और भाई ये आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दिशा होती है। तो संवेग की परिभाषा के बारे में बात करें तो भाई परिभाषा हो गई कि किसी वस्तु के द्रव्यमान m और उसके वेग v का गुणनफल ही संवेग p कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। और इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक निकाल लो भाई, m यानी कि द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में, गुणा v यानी कि वेग मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया इसका क्या भाई, मात्रक हो गया। विमा भी बता दो भाई जल्दी से। विमाओं की बात करें तो देखो मैं लिख देता हूं MLT। बताओ भाई, देखो यहां पर m यानी मास, द्रव्यमान, तो मात्रक में एक पावर आ रही है किलोग्राम की, तो यहां भी एक पावर। L मतलब लेंथ, लंबाई, तो मीटर आ रहा है लंबाई के लिए, और मीटर की पावर एक, तो एक। T यानी समय, सेकंड, सेकंड आ रहा है एक, लेकिन सेकंड तो नीचे है तो ये कर दिया माइनस। तो इसकी विमा बन गई m1 L1 T-1। तो संवेग के बारे में पता चला भाई कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है वो उसका संवेग है, सदिश राशि है, मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और विमा m1 L1 T-1। और ये आपको परिभाषा भी मैंने बता दी। चलो लिखो इसको भाई। ठीक है, तो इसको अब आगे मिटाते हैं और अब बात करते हैं भाई आपके गति का जो दूसरा नियम वास्तव में जो बल की परिभाषा देता है उसकी। तो संवेग तो आप समझ गए भाई, इसकी मैंने बात कर ली है। अब इसकी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको आवेग भी समझा दूंगा। तो बल की परिभाषा या सूत्र के लिए भाई क्या कहा था गति के दूसरे नियम में न्यूटन जी ने, कि किसी भी वस्तु पर जब बाह्य बल लगाया जाता है, F फोर्स, किसी भी वस्तु पर जब बाह्य बल लगाया जाता है तो यह बाह्य बल उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ध्यान से सुनिए इस लाइन को भाई, बस यही है पूरा दूसरा नियम कि संवेग यानी P, अभी अभी आपने पढ़ा था P बराबर mv, संवेग, और संवेग में परिवर्तन कैसे करते हैं, d/dt, अवकलन कर दिया, समय के सापेक्ष अवकलन, यही होता है उसमें परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन की दर हो गई, और उसके क्या है, समानुपाती, किसके, बाह्य बल के।
तो इसका कहना था कि भाई गति के दूसरे नियम के अनुसार जब भी किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो इसका मान संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, और संवेग का मान आप जानते हो P बराबर mv। अब देखो यहां से हमें बल का फॉर्मूला तैयार मिला। कैसे? देखो F समानुपाती dp अपॉन dt है भाई। हम चाहे तो इसको इक्वल भी कर सकते हैं क्योंकि यहां पर समय के सापेक्ष है, और मैं यहां पर P की वैल्यू लिख रहा हूं d अपॉन dt, और ये हो गया भाई mv। ठीक है, F बराबर, देखो द्रव्यमान तो नियत रहता है किसी भी वस्तु का, चाहे कुछ भी बदल जाए द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो m d अपॉन dt और v आ गया अंदर, यानी मुझे d अपॉन dt करना है वेग का। तो वेग का d अपॉन dt जब अवकलन करते हैं तो वेग का क्या हो जाता है? त्वरण हो जाता है, यानी F बराबर ma। बस यही तो सूत्र है बल का। तो बल का सूत्र मुझे इस परिभाषा से मिला था गति के दूसरे नियम से। ठीक है भाई, तो संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है और F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं बल वाले चैप्टर में। तो ये हुआ भाई दूसरा आपका गति का दूसरा नियम, और इसमें एक चीज बच रही है आवेग, वो भी पढ़ लेते हैं। देखो आवेग क्या चीज है भाई? भाई आवेग संवेग से थोड़ी सी अलग चीज है, क्योंकि ये संवेग में परिवर्तन है। यानी जब कोई वस्तु अपना संवेग परिवर्तित करती है ना, तो उसे हम आवेग कहते हैं, और बिल्कुल कम समय के लिए। तो इसको हम इंपल्स बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बराबर होता है बल गुणा टी। ध्यान से समझना भाई इस बात को, यानी जो बल लगाया जाता है वस्तु पर, अगर वो बहुत कम समय के लिए लगाया जाए, टी बहुत अल्प है, टी बहुत क्या है? मिनिमम है, बहुत कम है। यानी जब कम समय के लिए वस्तु पर अत्यधिक बल लगाया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न किया जाता है? आवेग उत्पन्न हो जाता है। इसके उदाहरण सुनो भाई। देखो पहला उदाहरण क्या हो गया कि जब भी कोई, और ये जो आवेग है ना, ये हमेशा संरक्षित रहता है भाई, इसी के साथ संवेग भी संरक्षित रहता है। दोनों की बातें करेंगे, पहले इसका मात्रक देख लो एक बार, चलो फिर दोनों को साथ साथ समझाते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें तो देखो F का मात्रक हो गया न्यूटन और T का मात्रक हो गया सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड, पहला मात्रक। दूसरा मात्रक आप निकाल सकते हो, देखो फोर्स होता है क्या? अभी तो पढ़ा था ma, और T है आपका समय, m होता है द्रव्यमान यानी किलोग्राम, और a होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t यानी सेकंड से सेकंड कट गया तो आंसर आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका दूसरा मात्रक आ गया। अब इस मात्रक से विमा निकालो, तो विमा आएगी m1 L1 T-1। सर आपको कैसे पता? अरे भाई ये वही मात्रक है जो किसका था? संवेग का था, क्योंकि संवेग में परिवर्तन ही तो क्या होता है? आवेग होता है। तो संवेग और आवेग का मात्रक भी समान होता है और उनकी विमाएं भी समान होती है। यह भी एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई, तो संवेग हो गया और आपका आवेग भी खत्म हुआ। अब बात करते हैं दोनों के संरक्षण की, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था। तो संवेग, आवेग और बल की परिभाषा आप जान चुके हो। गति का दूसरा नियम ही मान सकते हो भाई इसको। ठीक है, हाँ भाई, तो अब हम पढ़ लेते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और भाई साहब ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब संवेग संरक्षित रहेगा तो आवेग तो संरक्षित रहेगा ही, उसकी भी बात करेंगे। यानी कि भाई यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बात कर रहे हैं, यानी मोमेंट का कंजर्वेशन कैसे होता है। भाई ये हमसे कहता है कि कोई वस्तु है और उसका द्रव्यमान m है। क्या है? m है। सबसे पहले उसके साथ जब कोई घटना नहीं घटी थी तो उसका द्रव्यमान m1 था और उसका वेग v1 था। लेकिन जब घटना घट चुकी है तो उसका द्रव्यमान m2 और v2 है। ठीक है, अब हमसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि जब भी किसी वस्तु के साथ कोई वेग और द्रव्यमान निर्धारित किए गए हैं तो ऐसी स्थिति में वस्तु का कुल संवेग संरक्षित रहता है। यानी जितना संवेग घटना से पहले था
उतना ही संवेग घटना के बाद भी रहेगा। यानी आप कह सकते हो m1v1 बराबर m2v2। ये होता है भाई आपका संवेग संरक्षण, p1 बराबर p2। यानी कि संवेग, कुल संवेग किसी भी वस्तु का सदैव संरक्षित रहता है। अब ये इधर आएगा तो माइनस में और कुल हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु का घटना से पहले और घटना के बाद का संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। चीजें समझ में नहीं आई? देखो भाई मैं आपको समझाता हूं। भाई ये है कोई आपका हवाई जहाज, क्या है? हवाई जहाज है भाई, एरोप्लेन है। चलो रॉकेट मान लो, भाई एरोप्लेन की बजाय रॉकेट लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो भाई यहां कोई रॉकेट मैंने बनाया है। अब सभी जानते हो कि रॉकेट का कोई ना कोई क्या होता है, द्रव्यमान, और जब ये उड़ने लग जाता है तो इसका कोई ना कोई वेग भी होता है। अब जब इसके साथ द्रव्यमान है और वेग है तो हम संवेग भी निर्धारित कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि भाई प्रारंभ में जब ये चलना स्टार्ट नहीं हुआ था तो ऐसी स्थिति में इसका वजन पता था मुझे, और वजन था भाई इसका 50 किलो। कितना था? 50 किलो। तो वजन तो मुझे पता था, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ ही नहीं तो वेग कितना था? बिल्कुल सही, 0। तो वेग था 0, यानी कि कुल कितना हो गया? P1 0। अरे घटना से पहले का P1 0, क्योंकि वेग तो 0 था, द्रव्यमान 50 किलो था। अब जैसे इसने उड़ना शुरू किया भाई, जब ये लास्ट अंतिम बिंदु पर पहुंचेगा उससे पहले रास्ते में बात करते हैं। तो रास्ते में आपने देखा कि भाई होगा क्या? क्या होगा? रास्ते में इसका जो द्रव्यमान है वो तो कम होने लग जाएगा, रास्ते में m तो कम होगा और वेग कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन जितना द्रव्यमान कम होगा उतना ही गुणनफल में वेग बढ़ेगा। उस समय भी कुल संवेग क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, संरक्षित रहेगा। अरे जब वस्तु जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही है तो वजन तो कम होता जा रहा है लेकिन वेग बढ़ रहा है। यानी इस P में कोई चेंज आया क्या? कोई चेंज नहीं आया। एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, चेंज आता है क्या? देखो ऐसे बात कर लेते हैं भाई कि शुरू में किसी का जो संवेग था वो 10 था, तो 10 हो सकता है 5 गुणा 2, यानी ये तो हो गया इसका m और ये हो गया v। ये तो घटना से पहले की बात है। अब दोबारा भी अगर मुझे 10 ही रखना है क्योंकि संवेग तो संरक्षित रहेगा, तो मेरे पास दूसरी कंडीशन है, मैं इसको 2 गुणा 5 मान सकता हूं, क्योंकि ये कम हो गया और ये बढ़ गया। ठीक है, तो एक चीज कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, केवल काम उधर की तरफ ही हो सकता है, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, यही तो संवेग संरक्षण है। तीसरी कंडीशन क्या होगी? जब ये लास्ट में ऊपर पहुंच गया भाई, सबसे ऊपर, तो वहां पर इसका जो ईंधन है ना, ईंधन यानी कि इसका जो द्रव्यमान है, अरे द्रव्यमान ही तो ईंधन था, इसलिए तो कम हो रहा था इसका वजन ऊपर जाते टाइम, क्योंकि वो तो जल रहा था। तो जैसे ही इसका ईंधन खत्म हो जाएगा, इसका जो फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा, तो वहां पर जाते इसका द्रव्यमान 0 और वेग उस टाइम रहेगा मैक्सिमम, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर जा चुका होगा, उस समय वेग मैक्सिमम रहेगा। तो जैसे ही वेग मैक्सिमम होगा और m 0 होगा, तो देखो m आएगा आपका, m तो 0 हो जाएगा गुणा v यानी कि 0। तो उस स्थिति में भी रॉकेट क्या हो जाएगा? नीचे गिरने लग जाएगा, यानी उस समय रॉकेट कोई गति नहीं करेगा क्योंकि उसका संवेग 0 हो चुका है। ठीक है, तो भाई तीनों ही कंडीशन में रॉकेट संरक्षण सिद्धांत फॉलो होता है। और आपसे पूछ ले रॉकेट की गति किसका उदाहरण है, तो भाई आपके संवेग संरक्षण का उदाहरण है। अगर उसमें संवेग संरक्षण नहीं आए तो आप गति का दूसरा नियम भी करोगे। ठीक है, एक और उदाहरण मैं आपको इसका बता देता हूं। भाई देखो, एक है कोई कमजोर आदमी, उसका वजन है कम, यानी कि मान लो एक छोटा बच्चा है, वो 10 किलो का है, 15 किलो का है। अगर उसके हाथ में आपने बंदूक दे दी और वो खड़ा हो चुका है, अगर वो जैसे ही बंदूक से गोली दागेगा तो उसको पीछे की तरफ ज्यादा धक्का लगेगा, क्योंकि गोली यानी कि m और v और लगता क्या है? संवेग p। ठीक है भाई, लेकिन यही बात अगर उसके लिए करे, बच्चे के लिए, तो बच्चे का द्रव्यमान तो कम है, वेग ज्यादा है, लेकिन गोली का संवेग तो समान है ना। अरे गोली तो उतना ही संवेग निकालेगी। आप क्या कर सकते हो? द्रव्यमान कम है तो उसके पीछे जो धक्का लगा उसका मान ज्यादा हो गया। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, कोई भारी आदमी है और वो चला रहा है बंदूक, यानी उसका द्रव्यमान ज्यादा है। अब संवेग को तो छेड़ नहीं सकते, तो 100% कम क्या हो जाएगा? वेग कम हो जाएगा। यानी जब भारी मोटा बलवान आदमी जब चलाता है बंदूक तो उसको पीछे की तरफ धक्का बहुत कम लगता है। उसका कारण भी क्या है भाई? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हुए भाई संवेग संरक्षण का सिद्धांत।
इसी में मैं आपको नॉर्मल तरीके से आवेग का भी बता देता हूं, सेम ऐसा ही आवेग के लिए भी होता है भाई। संवेग संरक्षण के दोनों उदाहरण समझ गए आप, रॉकेट की गति और आपका बंदूक से जो पीछे की तरफ धक्का लगता है वो संवेग संरक्षण का उदाहरण है। अब बात करें आवेग संरक्षण के बारे में। देखो भाई, आवेग संरक्षण का सिद्धांत कैसे पता लगाएंगे, तो आप सभी जानते हो आवेग का सूत्र मैंने अभी बताया कि भाई आवेग यानी इंपल्स, किसी भी वस्तु पर जब अल्प समय के लिए बल लगाया जाता है तो वह क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसका उदाहरण क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आवेग है ना, कुल आवेग, किसी भी वस्तु का जो कुल आवेग है वो सदैव संरक्षित रहेगा, यानी कि वो कम या ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि जब I कम या ज्यादा नहीं हो सकता तो ऐसी स्थिति में या तो F कम होगा तो T ज्यादा करना पड़ेगा, और यदि किसी वस्तु का T कम होगा तो F ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर आवेग लग रहा है तो आवेग के लिए यही दो शर्तें बची, क्योंकि ये तो बराबर रहेगा दोनों बार। तो आप अगर समय बढ़ा लो तो बल कम हो जाएगा, अगर समय घटा लो तो बल ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया आवेग की शर्त। अब देखो इसका उदाहरण, भाई जब क्रिकेट के खेल में फील्डर कैच करता है बॉल को, तो कैच करते समय वो क्या करता है, बॉल के साथ साथ अपने हाथों को पीछे ले जाता है। उससे क्या फायदा है सर, उससे ये फायदा है कि उसको चोट कम लगती है, क्योंकि जो टी यानी जो समय है उसका मान उसने क्या कर लिया, बढ़ा लिया। अब जब समय बढ़ गया है तो ऐसी स्थिति में लगने वाला बल, जो उसके हाथों पर बल लग रहा था, चोट लग रही थी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ गई बात समझ में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कैच लेना नहीं जानता तो वो क्या करेगा, समय कम कर देगा, इस तरीके से पकड़ेगा, तो होगा क्या, फोर्स बढ़ जाएगा, हाथ पे चोट लग जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया पहला उदाहरण। अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो कराटे का खिलाड़ी आप देख सकते हो। भाई कराटे का खिलाड़ी क्या करता है, ईंट को आसानी से तोड़ देता है एक झटके में, और हम अगर ऐसा करें तो हाथ पर चोट लग जाती है। उसका कारण क्या है कि भाई वो क्या करता है, समय को क्या कर लेता है, कम, यानी बहुत कम सेकंड का हाथ लगाता है वो, यानी इस तरीके से करता है मिनी माइक्रो सेकंड में ही। तो इस मिनी माइक्रो सेकंड से क्या बढ़ जाता है, फोर्स, और फोर्स से तो ये टूट ही जाएगी। सॉरी। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखो भाई, क्या आप कर सकते हो कि जो आपकी मोटरसाइकिल्स है, ट्रक है, कार है, इनमें जो स्प्रिंग या सोकर लगाए जाते हैं वो भी आवेग का बहुत अच्छा उदाहरण है। कैसे कि भाई वहां पर क्या करते हैं, समय को बढ़ाया गया है स्प्रिंग लगाकर, क्योंकि जब नीचे से आवेग उत्पन्न होगा, बल लगेगा, तो ऐसी स्थिति में समय अगर ज्यादा होगा ना ऊपर आने का, धीरे धीरे ऊपर पहुंचेगा आवेग, तो ऐसी स्थिति में बल क्या हो जाएगा, कम, और हमें धक्का, चोट कम लगेगी। ठीक है, तो ये उदाहरण हुए भाई किसके, आवेग संरक्षण के। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। आप इतना याद रखें कि अगर समय कम होगा तो बल बढ़ेगा, और बल कम होगा तो समय बढ़ जाएगा, यानी समय आप बढ़ाओगे तो बल कम हो जाएगा। तो ये होगा आपका आवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब लास्ट जो पॉइंट है आपका गति के नियम का, गति का तृतीय नियम, वो पढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलो। आशा कर रहे हैं भाई आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं आपको सारी चीजें लिखवा नहीं रहा हूं, आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके, तेज करके, जैसे भी आप चाहे लिख सकते हैं पेन से, क्योंकि मैं ज्यादा तेज गति से नहीं पढ़ाता हूं। अंतिम नियम है हमारा गति का, और वो है गति का तृतीय नियम। गति का तीसरा नियम, और भाई इस नियम का जो अन्य नाम है वो है क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, सुनो भाई। तो गति का तीसरा नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। आप सभी जानते हो इसके बारे में कि भाई जब भी किसी वस्तु पर कोई क्रिया की जाती है, कोई बल लगाया जाता है, ये वस्तु है और इसके ऊपर कोई क्या लगाया जा रहा है, फोर्स इस दिशा में लगाया जा रहा है। ठीक है, तो समान परिमाण में, अगर ये 10 न्यूटन है तो समान परिमाण में 10 न्यूटन ही, और समान नहीं विपरीत दिशा में, परिमाण तो समान रहेगा और दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में। ऐसे ही क्या उत्पन्न हो जाएगी, एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाएगा। यही क्या है गति का तीसरा नियम, कि भाई जब भी किसी वस्तु पर बल या कोई भी क्रिया की जाए, भाई बल से ही होगी क्रिया, तो कोई भी बल आरोपित किया जाता है तो समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है।
इसे कहते हैं हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये जो प्रतिक्रिया बल है इसका मान तो समान होता है लेकिन इसकी दिशा होती है नेगेटिव, यानी कि विपरीत दिशा में होता है। ठीक है भाई, और चीजें समझो इसके उदाहरणों से, इंपॉर्टेंट है इसके उदाहरण। हाँ भाई, आप सभी जानते हो कि जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, पैदल चलते हुए गति करते हैं, तो पैदल चलने में, पहला उदाहरण बात कर रहा हूं मैं, तो पैदल चलते समय, आगे बढ़ते समय हम जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं पैरों से। तो जैसे ही पैरों से पीछे की तरफ धकेलते हैं एक समान प्रतिक्रिया बल आगे की दिशा में लगता है और हम आगे चल पाते हैं। तो पैदल चलते समय प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है और यह किस नियम पर आधारित है? गति के तीसरे नियम पर। ठीक है, उदाहरण नंबर 2। दूसरा उदाहरण आप बोल सकते हो भाई कि जब नाव को चलाता है व्यक्ति, क्या करता है? ये नाव है और इसको चलाई जा रही है, तो नाव चलाने के लिए एक जो ये होता है भाई पतवार, जो पतवार है इसको विपरीत दिशा में चलाया जाता है, यानी इस तरीके से पीछे। जब ये पीछे की जाती है तो इसका समान प्रतिक्रिया बल आगे की ओर लगता है और गति आगे की तरफ होती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तीसरा नियम देखो, जब भी बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक से गोली निकलते ही जो धक्का लगता है वो किस ओर लगता है? पीछे की ओर लगता है। यानी जितने वेग से, जितने बल से गोली आगे की तरफ से निकली उतना ही धक्का पीछे लगेगा। ध्यान रखना, धक्के की जो मात्रा है कि भाई कमजोर व्यक्ति को ज्यादा, हल्के व्यक्ति को ज्यादा, जो भी है वो मैं आपको संवेग संरक्षण में समझाया है। लेकिन अगर बात करें केवल धक्के की, तो भाई साहब वो तो आप किसमें लोगे? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। अगला नियम देख लो, उदाहरण देख लो कि भाई जब भी आपकी नाव से कोई व्यक्ति किनारे पर उतरता है तो किनारे पर उतरते ही एक धक्का कहां लगता है? नाव की ओर, पीछे की ओर खिसक जाती है नाव। अंतिम उदाहरण हम देख सकते हैं भाई रॉकेट का, कि रॉकेट जब आगे की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसकी जो धुआं है, जो उसका प्रदूषण वाला धुआं है, वो भाई कहां गुजरता है? विपरीत दिशा में पीछे की ओर निकलता है, यानी उसकी दिशा अपोजिट साइड होती है। तो यह भी किस पर आधारित है भाई? आपके गति के तृतीय नियम पर आधारित है। जबकि रॉकेट की जो गति का सिद्धांत है वो आपकी गति का नहीं है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये बात की भाई हमने गति के तीनों नियमों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। कैसे लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है भाई तो वीडियो को लाइक करके जाएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच भाई, हमने पढ़े थे गति के तीनों नियम बड़े ही अच्छे ढंग से। थैंक यू।